मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के 2 बेटे थे और दोनों बेटे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम राकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टी में राकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात में लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ और डेयर का खेल खेल रहे थे। राकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछी है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। राकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़ कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा ना कि तुम छत पर से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है ना, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। राकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर चली जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की ओर बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। सोनिया उसे देखते ही और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो राकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जा कर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी हुई है। तो वह तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी? और राकी, तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, और फिर भी तुम सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेज दिया? राकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई हो? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले तमाम सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और राकी दोनों आपस में बात करते हैं। राकी, विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता नहीं है, वह सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विक्की, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं, एक दिन भी वह और यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं है हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। राकी, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विक्की, अरे भाई, तुम पागल नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद राकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सर कटी हुई उल्टी लाश दिखी थी। राकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। राकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है,
बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी दोबारा नहीं आऊँगा, छोड़ दो, बचाओ। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है और वह अदृश्य हाथ राखी को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करते हैं। राखी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मारो मत, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे राखी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन राखी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता और विकी से पूछता है कि राखी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी राखी कब्रिस्तान में चला गया। वह जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, जाओ घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, हमें राखी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आओ। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। विकी बहुत डर जाता है। मनोहर, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने राखी को इस कब्र के अंदर कैद कर दिया है, हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करता हूँ। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल ही जाती है। उसके अंदर राखी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर राखी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उस दिन के बाद मनोहर उस घर को छोड़कर शहर में दूर अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। अब वो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, मनोहर और उसके बच्चे आराम से।